नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस नई क्लास जिसका नाम है एनिमेज 2.0। ज्योग्राफी की क्लास और हम टॉपिक उठा रहे हैं पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी और हम कोशिश करेंगे कि इन 20 दिनों में आपका सारा कोर्स हम यहाँ पर ख़त्म कर पाए। उसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आती है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो बच्चों, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों, स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानवीय प्रकृति के उद्देश्यों में प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जहां पर मानव का अध्ययन किया जाता है, जहां पर मानव के समूह का अध्ययन किया जाता है, जहां पर यह देखा जाता है कि मनुष्य का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जहां मनुष्य के सांस्कृतिक वातावरण का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जहां पर हम मानव के पारस्परिक संबंधों के बारे में देखते हैं कि उनका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मानव और इस भूगोल के बीच का जो संबंध है उसी का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ये जर्मन भूगोलवेत्ता है, जर्मन जियोग्राफर है। इन्होंने आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चे प्लीज ध्यान रखें इसको। इनकी जो किताब है उस किताब का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इन्होंने डेफिनेशन दी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेसाइज्ड स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द सरफेस ऑफ अर्थ। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके बाद आते हैं एलन सैंपल की बात करते हैं। तो एलन सैंपल जो है वो रेटजेल की शिष्या है, रेटजेल की स्टूडेंट है। उन्होंने ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और इन्होंने डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी पृथ्वी है ये भी अस्थायी है और ये मानव चंचल है, ये भी स्थायी नहीं रह सकता। इन्हीं के बीच के जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो परिभाषा आती है वो है विडाल डीला ब्लाश की। विडाल डीला ब्लाश ये फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफर है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। तो विडाल डीला ब्लाश ने यह परिभाषा दी कि ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन। अर्थ एंड मैन, मानव और इस पृथ्वी के बीच का संबंध, इन विच अ मोर सिंथेसिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर अर्थ एंड द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहैबिट इट इज इंक्लूडेड। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो ये बड़ा ही आसान से इनकी परिभाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के क्षेत्र क्या क्या है। तो मैंने इसको याद करने का आपको ट्रिक बताई थी पहले भी कि भाई मानव से ही पूरा जीवन जो है वो जुड़ा हुआ है, तो उसी को आप लेकर इसको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले क्या बढ़ी? पॉपुलेशन बढ़ी। फिर वो बच्चा जब पैदा हुआ है तो वो कई सारे संसाधनों की मांग करेगा, जो तो उसे क्या चाहिए? नेचुरल रिसोर्स चाहिए। तो दूसरा आपके जो हो गया वो नेचुरल रिसोर्स हो गया। तीसरी बात करें तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो अपने कल्चर से उसका रिलेशन होगा, तो उसको सांस्कृतिक वातावरण, कल्चर एनवायरनमेंट मिल गया। फिर समय के अनुरूप उसमें सुधार होता है, तो टाइम पीरियड चाहिए होता है। छोटा सा बच्चा बड़े बच्चों से काम नहीं कर पा रहा तो उसको क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए होता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है? अपनी मन को दूसरों के मन से क्या करता है? एडजस्टमेंट सीखता है, समायोजन सीखता है, और लास्ट में वो दूसरे लोगों के साथ भी अपने रिलेशन बनाता है। तो एक मानव का पूरा विकास देख लीजिए और मानव भूगोल के स्कोप को देख लीजिए। बिल्कुल एक तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्स ऑफ रीजन, कल्चर एनवायरनमेंट
टाइम पीरियड, एडजस्टमेंट एंड रिलेशन विद अदर रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए अब एक एक को समझ। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर। तो बच्चों इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार किया गया है। फिर बात करते हैं माइग्रेशन, प्रवास। प्रवास क्या होता है इसके बारे में हम सब जानते ही हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाना। ये दो प्रकार के होते हैं, याद होगा आपको, आप्रवास और उत्प्रवास, यानी आने वाले और जाने वाले। फिर बात करते हैं सेटलमेंट, अधिवास, इनके रहने का स्टाइल कैसा है, ये हम इनकी स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है नेचुरल रिसोर्स ऑफ रीजन, प्राकृतिक संसाधन। जब प्राकृतिक संसाधनों की बात होगी तो हम बात करेंगे लैंड के बारे में, हम बात करेंगे वाटर के बारे में, हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। जब हम लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स इन सब की बात करते हैं तो वो है हमारे प्राकृतिक संसाधन है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक वातावरण की बात करते हैं। सोर्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका के साधनों के बारे में बात करते हैं हम। द एडेप्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड द ह्यूमन विद एनवायरनमेंट, मानव और पर्यावरण के समन्वय के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ निर्माण सामग्री आदि के बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं टाइम पीरियड की, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स चेंजिंग जियोग्राफिक रिलेशनशिप, मानव समाज और पृथ्वी बदलते इनके भौगोलिक संबंधों का अध्ययन जो है हम टाइम पीरियड के अंतर्गत देखते हैं। फिर बात करते हैं रिलेशन विद द अदर रीजन, तो इनका दूसरे रीजन से कैसा रिलेशन है उसे हम समझते हैं यहाँ पर कि मनुष्य दूसरे क्षेत्रों के साथ भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनाता है। कोई मानव जो है, ऐसा थोड़ी भी आपने किसी एक जगह पे दुकान खोली तो आप केवल अपने घर वालों को ही सामान दोगे, है ना, ऐसा नहीं है, तो आप दूसरे लोगों को भी सामान दोगे। यानी आवश्यकता है मनुष्य, और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को ही देना चाहिए, क्योंकि उसको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए दूसरे लोगों के साथ भी। तो ये कुछ बिंदु है जिन्हें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब आता है एडजस्टमेंट एंड द रीजनल ऑर्गेनाइज, समायोजन और क्षेत्रीय संगठन। नेचर इज बिकमिंग अनबैलेंस्ड ड्यू टू अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, सो environmental plan has become an integral part of human geography। भाई प्रकृति जो है वो लगातार असंतुलित हो रही है। आज हम देख ही रहे इस कोरोना काल के अंदर प्रकृति की क्या स्थिति है। तो प्रकृति लगातार हमारे द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन क्रियाकलापों के माध्यम से प्रकृति निरंतर असंतुलित, अनबैलेंस्ड होती जा रही है। इसलिए पर्यावरण योजना मानव भूगोल का एक अभिन्न अंग है। हमें आवश्यकता है कि हम आने वाले समय के लिए भी एक प्लान बनाकर काम करें। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट, विकास के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम तीन भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं, एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट पीरियड की। तो एंशिएंट पीरियड में क्या था कि मानव जो था उसके पास बहुत ही सीमित ज्ञान था, है ना। जो मानव था उसके पास लिमिटेड नॉलेज था, सीमित ज्ञान था। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज टू लेस, तकनीकी विकास उस समय कुछ हुआ नहीं था। कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बनी थी, कुछ बड़े बड़े बोट नहीं बने थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हवाई जहाज आदि कुछ नहीं बने थे। तो तकनीकी का विकास कम था। साथ ही साथ ये मानव जो है ये प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास रखता था। साथ ही साथ ये जो है इन प्राकृतिक शक्तियों में सन, एयर, फायर, वाटर, इनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। सूर्य, हवा, अग्नि, जल, इनकी भगवान की तरह पूजा करने की पद्धति एशियन टाइम में देखी गई है। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल में बच्चों क्या हुआ, मध्यकाल में मानव जो है उसने डिस्कवर कर लिया है एक नाव को, यानी नेविगेशन डिस्कवरी, नौ संचालन की खोज हुई। अब नाव पर बैठकर वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर गया। तो जैसे जैसे दूसरे स्थानों पर गया इसकी बुद्धि भी क्या होती गई, निरंतर बढ़ती गई। इसने नॉलेज भी क्या ज़्यादा अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए, और संबंध भी कैसे, उन देशों को अपना क्या बना लिया। बहुत सी ऐसे कंट्रीज थी जिनमें इंग्लैंड और आदि शामिल है, फ्रांस था, इन्होंने दूसरी जगहों पर जाकर उससे अपना उपनिवेश बना लिया, यानी कॉलोनाइजेशन को इन लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। फिर बच्चों इससे हुआ क्या, कॉलोनाइजेशन से इनको क्या हुए, व्यापारिक लाभ होने प्रारंभ हो गए, यानी इनका ज्ञान बढ़ा। पहले जो ज्ञान था वो ज्ञान बढ़ा, दूसरे लोगों से मिले, दूसरे लोगों की ज़रूरतों को समझा, दूसरे लोगों के रहने का स्टाइल, खान पान सब कुछ सीखा, नए नए आविष्कार हुए, नई नई डिस्कवरीज हुई, नई नई खोज हुई। तो ये भी इसी में शामिल है मिडाइवल पीरियड। तो मिडाइवल पीरियड इज अ इम्पॉर्टेंट पीरियड
मिडाइवल पीरियड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, मध्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है मानव के विकास का। और अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर धीरे धीरे मानव भूगोल में बहुत विकास हुआ। 3 थ्योरी यहाँ पर बहुत फेमस है। ये एक थ्योरी है जिसका नाम है डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद, एक है पॉसिबिलिज्म, संभववाद, एक है आपके नियो डिटर्मिनिज्म जिसे हम बोलते हैं नव निश्चयवाद। तो ये इसमें हम देखें तो डिटर्मिनिज्म की अगर बात करें, निश्चयवाद की अगर बात करें, तो इसके प्रमोटर, इसके प्रवर्तक है फ्रेडरिक रेडजेल। तो बच्चों देखो, आप अगर वीडियोस को बार बार सुनोगे, मैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, मेरी आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप अपना टारगेट मेरे हिसाब से बनाकर चलिए। 100 में से 100 अंकों की आप गारंटी लेकर चल सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अगर आप मेरे हिसाब से टारगेट लेकर चलेंगे तो 100 में से 100 अंकों की मैं गारंटी ले सकता हूं, कहीं भी एक नंबर आपका कम नहीं होने दूंगा। बस ये इतना ही है कि इसमें मेरे एफर्ट्स के साथ साथ आपके एफर्ट्स भी बराबर रूप से मुझे चाहिए होंगे। ऐसा नहीं हो कि मैं एफर्ट लगाऊं और आप एफर्ट नहीं लगाओ। तो बच्चों देखो, सीधी सी बात यहाँ पर डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद, निश्चयवाद के प्रवर्तक है फ्रेडरिक रेडजेल। तो यही रहे कि आप नोट्स को जो है 1-2 बार, 3 बार, 4 बार जितना हो सके एक दिन में उसे सुने, क्योंकि 1 घंटे की आधे घंटे की आपकी क्लास होगी, तो आप उसको जितनी बार सुनेंगे दिन में, जितनी बार उसको ईयरफोन डाल लीजिए, ईयरफोन डाल के उसको बार बार सुनिए। सुनने से आपको उतनी चीजें याद होगी, ठीक है ना। तो प्रमोटर, इसके प्रवर्तक है फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता क्या है, ये कहता है इसके अनुसार कि जो नेचर है वो इफेक्ट करती है मैन को, यानी प्रकृति जो है मानव को प्रभावित करती है, प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। ये कहता है कि प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, ये निश्चयवाद है। बच्चों फिर बात करते हैं पॉसिबिलिज्म। व्हाट इज द पॉसिबिलिज्म? पॉसिबिलिज्म, संभववाद क्या है? तो बच्चों संभववाद के जो प्रवर्तक हुए हैं विडाल डी ला ब्लाश। विडाल डी ला ब्लाश, विडाल डी ला ब्लाश, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति है, ये जो मानव है, ये मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। पहला जो हमने पढ़ा डिटर्मिनिज्म, उसमें कह रहा है कि प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, और संभववाद कहता है कि मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। फिर अगली आती है आपके नव निश्चयवाद। इसे दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने इसे दिया था। और इसका जो एक नाम और है, इसके कहते हैं स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। और ये कहता है इन दोनों के क्लोज रिलेशनशिप के बारे में बताता है, यानी कि मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में लेकर चलेंगे, तो आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप खुद देखिए, अगर आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से सुना है तो आप इनके आंसर स्वयं दे पाएंगे। चलिए बच्चों देखिए, पहला प्रश्न आता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? तो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। अच्छा, फ्रेडरिक रेडजेल और क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो आपके निश्चयवाद यानी डिटर्मिनिज्म जो है उसके प्रवर्तक है। याद रहे, निश्चयवाद के प्रवर्तक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनियतिवाद के बच्चों प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर। हमने अभी अभी पढ़ा नवनियतिवाद कहता क्या है। नवनियतिवाद कहता है कि भाई मानव और प्रकृति इन दोनों का क्लोज रिलेशनशिप है, यानी दोनों ही एक दूसरे को जो है समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। फिर आता है नियतिवाद। नियतिवाद क्या कहता है बच्चों? नियतिवाद की अगर बात करें तो नियतिवाद जो है उसके प्रवर्तक हुए हैं आपके फ्रेडरिक रेडजेल। अभी भी मैंने बात की आपको डिटर्मिनिज्म के कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फिर आते संभववाद। संभववाद की प्रवर्तक है विडाल डी ला ब्लाश। इनकी हमने परिभाषा भी पढ़ी है। ये कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो मानव और इस पूरी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाली, इस पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करने वाली जो पावर्स है, फिजिकल पावर्स है, उनके बीच के रिलेशनशिप को बताती है। फिर आती है रेडजेल की बुक का नाम क्या है? तो रेडजेल की बुक का नाम है बच्चों एंथ्रोपोजियोग्राफी। याद रखना है आपको, रेडजेल की बुक का क्या नाम है? तो रेडजेल की बुक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। बढ़ते हैं आगे। तो मानव, अब आगे लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं कुछ, कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए।
तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हम याद कर सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा पैदा हुआ, जनसंख्या, फिर प्राकृतिक संसाधन, फिर आपके सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन और प्रादेशिक संगठन या दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध। तो ये है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। इसमें निहित विषय हैं जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्य, जीवन की मान्यताएं, पारस्परिक संबंध का अध्ययन तथा मानव की उन्नति के उद्देश्य। तो चीज़ें वही है, बस घुमा घुमा के प्रश्नों को पूछने का तरीका है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं मानव विकास पर टिप्पणी लिखनी है अपने को। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी। अन्योन्य क्रिया का मतलब कोई भी समाज एक दूसरे को जानता नहीं था। लोगों को लगता था लोग कुएं के मेंढक हुए हुए थे, उनको लगता जैसे कुएं के अंदर जो मेंढक होता है उस मेंढक को लगता है कि इससे बड़ा कोई पानी का स्थान हो ही नहीं सकता। वो हमेशा यही सोचता है कि भैया यही समुद्र है, लेकिन वो जब समुद्र में जाता है तो उसे लगता है कि हाँ वास्तव में इससे बड़ा भी स्थान है। तो प्राचीन काल में लोग भी ऐसे ही थे, उनको लगता था कि उनका जो समाज है वो जहाँ रहते हैं उससे बड़ा कोई स्थान ही नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इनकी अन्योन्य क्रियाएं न्यून थी। फिर एक दूसरे के बारे में ज्ञान भी सीमित था, एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है बहुत कम था और चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। लोग जो है प्रकृति के अंदर डूबे हुए थे, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। हमने ऊपर पढ़ा भी इसके बारे में। भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में अग्नि, सूर्य, वायु, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। फिर बच्चों आती है मध्यकाल। मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर इस मत के आधार पर जोर दिया गया कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग है। मतलब मध्यकाल जैसे जैसे आया, देखो इतनी टिपिकल लैंग्वेज आपको मध्यकाल में अन्वेषण का मतलब होता है खोज, है ना। मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। खोजों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रादेशिक विश्लेषण, प्रदेश के आधार पर देखा गया। फिर इस मत पर जोर दिया गया कि प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग है। वो जहाँ पर रहते हैं वो पृथ्वी के भाग है। पहले तो वो इतनी ही पृथ्वी है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं संसार के अंदर। फिर उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये सब जो है वो पृथ्वी के भाग है। इन प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। फिर है नौ संचालन संबंधी कुशलताएं, अन्वेषणों व तकनीकी ज्ञान व दक्षता, उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों के नए क्षेत्रों में खोज का विषय ज्ञान कोशीय विवरण प्रकाश में आया और इस वजह से देश तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। नौ संचालन संबंधी कुशलताएं, लोगों को नाव चलाने का ज्ञान हुआ, अलग अलग प्रकार की खोजें हुई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, तो उस कारण से लोगों की व्यापार में रुचियाँ बढ़ी। इस कारण से लोगों का जो ज्ञान है वो बढ़ने लगा और संसार के अनेक रहस्य अब खुलने लगे थे। फिर बच्चों आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में नवनियतिवाद अथवा रुको और जाओ 21वीं सदी में ग्रिफिथ टेलर द्वारा आरंभ किया गया मतवाद है, जिसमें नियतिवाद और संभववाद दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य है। ये नियतिवाद कहता है कि भाई प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, संभववाद कहता है कि मानव प्रकृति को प्रभावित करता है, लेकिन नवनियतिवाद कहते हैं कि नहीं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव समाजों तथा पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंध के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। यानी कि जो फ्रेडरिक रेडजेल है, उन्होंने पृथ्वी के धरातल, पूरी धरातल और उनके पारस्परिक संबंध, जो लोग रहते हैं उनका संबंध, उनके संश्लेषणात्मक अध्ययन, सिंथेसाइज स्टडी पर जोर देना शुरू कर दिया था। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाए, तभी मैं आपके अगले वीडियोस लाने में समर्थ हो पाऊंगा। यदि यहाँ पर मुझे, देखो मैं आपको टारगेट दे देता हूँ, मुझे यहाँ पर ज़्यादा लाइक नहीं चाहिए, केवल और केवल जो है 100 लाइक, बहुत छोटा टारगेट है 100 लाइक। 100 लाइक जो है मुझे इस वीडियो पर चाहिए ही चाहिए,
तो आपको एक छोटा सा टारगेट मैं यहाँ देकर जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सब जगह पर लगा दो। देखो, अपना ही भला हो, सबका भला हो, लोगों को लगे कि वास्तव में कोई क्लास चल रही है। तो प्लीज़ बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है ये वीडियो आप शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ पढ़ते थे। ये मत सोचिए कि भाई मेरे ही सर करवा रहे हैं, मैं पढ़ लूँ, ऐसा नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को कभी चोरी नहीं किया जा सकता, कभी कोई चुरा नहीं सकता। तो बच्चों प्लीज़ आप इसे शेयर, दबा के शेयर कर देंगे। और तो और आपने अगर अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को इसको जानकारी दीजिए। आप लोगों का सहयोग ही मुझे आत्मबल देगा, हमें आत्मबल देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।